हाँ, आज हम जिस सिद्धांत के विषय में अध्ययन कर रहे हैं, हमारा आज का जो सिद्धांत है वह है थॉर्नडाइक का अधिगम का सिद्धांत। थॉर्नडाइक जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। इन्होंने अधिगम से संबंधित प्रयोग किए, बुद्धि से संबंधित जो प्रयोग है इनके द्वारा उसका भी प्रतिपादन किया गया और अधिगम के क्षेत्र में बहुत सारे जो प्रयोग हैं पशुओं पर इनके द्वारा किए गए थे, इसलिए इनको काफ़ी महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक माना जाता है। इन्होंने अपनी जो प्रयोग है वो बिल्ली पर, चूहों पर और मुर्गियों पर बहुत सारे प्रयोग किए, इसलिए इनके बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण यह है कि इनका जो सिद्धांत है जिसको प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत कहा जाता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। तो हम आज इनके बारे में जो अध्ययन कर रहे हैं उसमें कुछ तथ्य है। सबसे पहले हम इनके सामान्य जीवन परिचय के बारे में जानकारी कर लेते हैं। तो सबसे पहला है कि ये प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। यानी जो थॉर्नडाइक है, इन थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में इनका योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण है। एजुकेशन साइकोलॉजी इनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। उस पुस्तक में इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसके अतिरिक्त इन्होंने एनिमल्स इंटेलिजेंस जैसी और पुस्तकों भी इनके द्वारा लिखी गई जिनके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। दूसरा है क्योंकि इन्होंने अपने जो प्रयोग हैं उन प्रयोगों का जो प्रतिपादन है वो पशुओं के ऊपर किया था, इसलिए इनको पशु मनोविज्ञान का पितामह कहा जाता है। दूसरा है थॉर्नडाइक को पशु मनोविज्ञान का पितामह कहा जाता है। यानी जो थॉर्नडाइक है, इन थॉर्नडाइक को पशु मनोविज्ञान का पितामह कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले अपने जो प्रयोग है उन प्रयोगों का प्रतिपादन पशुओं के ऊपर किया था, इसलिए इनको जो है पशु मनोविज्ञान का पितामह कहा जाता है। एक इन्होंने वर्ष 1926 में कुछ बुद्धि परीक्षणों का भी इनके द्वारा प्रतिपादन किया गया था। और इससे पहले हम देख लेते हैं कि ये अमेरिका के रहने वाले मनोवैज्ञानिक थे। ये अमेरिका के रहने वाले मनोवैज्ञानिक थे। या अमेरिका के रहने वाले मनोवैज्ञानिक थे और काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है कि इन्होंने अमेरिका में रह करके बहुत सारे प्रयोगों का प्रतिपादन किया था। इसके अतिरिक्त जैसा कि मैंने आपको बताया कि बुद्धि के क्षेत्र में भी इनके द्वारा बहुत सारे जो प्रयोग हैं उनका प्रतिपादन इनके द्वारा किया गया है। तो हम देखेंगे कि वर्ष 1926 के अंदर इन्होंने जो बुद्धि परीक्षण भी इनके द्वारा तैयार किया गया था जिसको CABD बुद्धि परीक्षण के नाम से जाना जाता है। तो थॉर्नडाइक ने वर्ष 1926 में एक बुद्धि परीक्षण तैयार किया था। इस बुद्धि परीक्षण का नाम था, पांचवा है, इस बुद्धि परीक्षण का नाम था CABD बुद्धि परीक्षण। CABD बुद्धि परीक्षण
ये इनके द्वारा तैयार किए गए बुद्धि परीक्षण का नाम था CAVD बुद्धि परीक्षण, इसका नाम था। और इन्होंने जो बुद्धि है उस मानवीय बुद्धि को देखे जा सकने वाले उत्पाद के रूप में मापा था। छठा है बुद्धि को उसके देखे जा सकने वाले उत्पाद के रूप में मापा था। देखे जा सकने वाले उत्पाद के रूप में मापा था। और इन्होंने जो ये मापन किया है देखे जा सकने वाले उत्पाद के रूप में, ऐसे इन्होंने 4 उत्पाद बताए हैं। बुद्धि के 4 उत्पाद बताए हैं। बुद्धि के 4 उत्पाद इन्होंने बताए हैं। 4 उत्पाद बताए हैं। ये 4 उत्पाद हैं C, A, B और D। ये 4 उत्पाद इन्होंने बताए हैं। इसमें C का अर्थ होता है सेंटेंस कॉम्प्लेक्शन, यानी वाक्य पूर्ति। पहला है सेंटेंस कॉम्प्लेक्शन, यानी वाक्य की पूर्ति। ये बुद्धि का पहला उत्पाद इनके द्वारा बताया गया है। दूसरा है अर्थमेटिक लॉजिकल एबिलिटी, यानी तार्किक आंकिक योग्यता। ये इन्होंने बुद्धि का दूसरा उत्पाद बताया है। तीसरा उत्पाद इन्होंने बताया है वर्बल एबिलिटी, यानी जो शब्द ज्ञान है उसके बारे में इन्होंने बताया है वर्बल एबिलिटी, यानी कि शब्द योग्यता, यानी जिसका शब्द को सटीक होता है वो शाब्दिक योग्यता से संबंधित है। और चौथा इन्होंने बताया है D, यानी D का अर्थ है डायरेक्शन, यानी दिशा ज्ञान। तो ये 4 उत्पाद इनके द्वारा बताए गए हैं बुद्धि से संबंधित, कि बुद्धि के ये 4 उत्पाद माने जाते हैं। ये 4 उत्पाद बुद्धि के निर्माण के अंदर कार्य करते हैं। एक इन्होंने बताया है जो हमारे वंशानुक्रम होता है, वंशानुक्रम और वातावरण, उस वंशानुक्रम और वातावरण के विषय में भी इन्होंने विस्तृत रूप में अध्ययन किया था। इसलिए इनका जो योगदान है वो वंशानुक्रम व वातावरण के क्षेत्र में भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि वंशानुक्रम का मूल शक्तियों पर प्रभाव का सिद्धांत इन्होंने दिया था। 8वां है वंशानुक्रम का मूल शक्तियों पर प्रभाव का सिद्धांत। ये किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया था, सिद्धांत दिया था। किसने? थॉर्नडाइक ने। यानी हमारी जो मानसिक शक्तियाँ, उन मानसिक शक्तियों पर किस प्रकार से हमारे वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, इस विषय को लेकर के इन्होंने अपने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसको मूल शक्तियों पर प्रभाव का सिद्धांत कहा जाता है। एक है इन्होंने 3 से लेकर के 6 वर्ष के जो बालक हैं उनके विषय में इन्होंने अध्ययन किया था, और इन्होंने ये बताया था कि 3 से लेकर के 6 वर्ष तक का एक जो बालक होता है वो अर्ध स्वप्नों की अवस्था में रहता है। इन्होंने बताया है कि 3 से लेकर के 6 वर्ष तक की अवस्था, 6 वर्ष तक की अवस्था का बालक अर्ध स्वप्नों की अवस्था में रहता है। अर्ध स्वप्नों की अवस्था में रहता है, अर्ध स्वप्नों की अवस्था में रहता है। ऐसा उन्होंने बताया है कि ये 3 से लेकर के 6 वर्ष तक का जो बालक होता है वो अर्ध स्वप्नों की अवस्था में रहता है। इसके अतिरिक्त इनका जो ये सिद्धांत है ये काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। इन्होंने अपना जो सिद्धांत है ये वर्ष 1913 के अंदर प्रतिपादित किया था, और वर्ष 1913 में ही इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक के आधार पर इनका जो सिद्धांत है इस सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया था। इनके द्वारा
लिखी गई जो पुस्तक उसके आधार पर इन्होंने जो ये सिद्धांत दिया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। इन्होंने वर्ष 1913 में वर्ष 1913 में प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत दिया था, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत दिया था, जिसको कहीं न कहीं लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर कहा जाता है। लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर के नाम से इस सिद्धांत को जाना जाता है। इनका जो ये सिद्धांत है ये अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस सिद्धांत के नाम है सिद्धांत के नाम इसके थॉर्नडाइक के इस सिद्धांत के अलग अलग नाम है, जिसको थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत कहते हैं, संबंधवाद का सिद्धांत कहते हैं। दूसरा उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत इसको कहते हैं, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत भी इसको कहते हैं, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। तीसरा SR सिद्धांत भी इसको कहते हैं, SR सिद्धांत कहते हैं। चौथा है संयोजनवाद का सिद्धांत कहते हैं, संयोजनवाद का सिद्धांत भी इसको कहते हैं, संयोजनवाद का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो इनका ये सिद्धांत है इसको आवर्ती सिद्धांत भी कहा जाता है, इसको आवर्ती सिद्धांत भी इसको कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसको चयन का जो सिद्धांत है वो भी इसको कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण इनके द्वारा दिया गया ये सिद्धांत है। इस सिद्धांत को इन अलग अलग नामों से जाना जाता है। 5 नाम इन्होंने अपने सिद्धांत के दिए हैं, संबंधवाद का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, SR सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत और आवर्ती सिद्धांत इसको कहते हैं। इन्होंने अपना जो ये सिद्धांत वर्ष 1913 में प्रतिपादित किया। वर्ष 1913 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, वर्ष 1913 में ही इन्होंने एक पुस्तक का लेखन किया था। 1913 में जो पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई उस पुस्तक का नाम था शिक्षा शास्त्र मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र मनोविज्ञान उस पुस्तक का नाम था, जिसको एजुकेशनल साइकोलॉजी या साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन के नाम से जिसको जाना जाता है, उस पुस्तक को एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी भी इसको कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये जो पुस्तक है मानी जाती है। इसके अलावा इन्होंने वर्ष 1932 में फंडामेंटल ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक को लिखा था। वर्ष 1932 में फंडामेंटल ऑफ लर्निंग पुस्तक को लिखा था इन्होंने वर्ष 1932 के अंदर। इसके बाद वर्ष 1935 में द साइकोलॉजी ऑफ वांट, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड को लिखा। वर्ष 1935 में द साइकोलॉजी ऑफ वांट्स
इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड नामक पुस्तक को इनके द्वारा वर्ष 1935 में लिखा गया। ये काफ़ी जो इनका सिद्धांत है वो काफ़ी महत्वपूर्ण भी माना जाता है। इसके अतिरिक्त इन्होंने एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक की भी रचना की थी। एनिमल इंटेलिजेंट ये भी इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इस पुस्तक की जो रचना है वर्ष 1924 में इनके द्वारा की गई थी, एनिमल इंटेलिजेंट। ये पुस्तक भी इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। इसके अतिरिक्त थॉर्नडाइक का जो ये सिद्धांत है इसमें इन्होंने जो प्रयोग किए हैं उस प्रयोग में सबसे महत्वपूर्ण जो प्रयोग है इनका वो प्रयोग बिल्ली पर किया गया प्रयोग माना जाता है। इनके द्वारा जो प्रयोग किया गया बिल्ली पर किया गया प्रयोग थॉर्नडाइक का बिल्ली पर किया गया प्रयोग महत्वपूर्ण माना जाता है। यह प्रयोग था, इन्होंने एक पिंजरा बनवाया। इस पिंजरे में एक पिंजरा इन्होंने बनवाया। इस पिंजरे में इन्होंने एक घुग्गी जो बिल्ली थी, एक बिल्ली को इसमें बंद कर दिया। इन्होंने एक भूखी बिल्ली को इसमें बंद कर दिया। थोड़ी दूरी पर पिंजरे से बाहर यहाँ पर भोजन यानी मछली रख दी। भोजन यानी मछली यहाँ पर इन्होंने थोड़ी दूरी पर यानी इस पिंजरे से बाहर, ये पिंजरा है, इस पिंजरे से बाहर इन्होंने भोजन रख दिया। यहाँ पर इन्होंने भूखी बिल्ली को बंद कर दिया, बिल्ली को बंद कर दिया। और इस पिंजरे में एक इस प्रकार की व्यवस्था की, साइड में यहाँ पर एक बटन लगवाया, एक हैंडल जिसको आप कह सकते हैं कि जिस पर पैर लगते ही जो ये हैंडल है ये खुल जाए। जैसे ही इन्होंने भूखी बिल्ली को अंदर बंद किया, भूखी बिल्ली अंदर जाते ही उछल कूद करने लगी। थोड़ी देर वो प्रयास करती रही, फिर बैठ जाती, फिर उछल कूद करती। अचानक एक बार उछल कूद में उसका जो पैर था वो इस हैंडल या बटन के ऊपर लग गया। जैसे ही बटन पर हैंडल लगा, ये जो दरवाज़ा था यहाँ पर, ये दरवाज़ा खुल गया और बिल्ली बाहर आकर के उसने भोजन कर लिया। जब दूसरे दिन उन्होंने इसी प्रयोग को दोहराया, तीसरे दिन इसी प्रयोग को दोहराया, चौथे दिन इसी प्रयोग को दोहराया। जब लगातार थॉर्नडाइक इस प्रयोग को दोहराते रहे तो इन्होंने देखा कि एक समय ऐसा आया कि बिल्ली जो है वो पिंजरे में जैसे उसको बंद किया जाता, बिल्ली जो है अपने पहले ही प्रयास के अंदर जाकर के इस बटन को दबा देती और इसका दरवाज़ा खोल करके बाहर आने लग गई थी। इसका तात्पर्य ये था कि बिल्ली यहाँ पर इस भोजन को देख करके अनुक्रिया कर रही थी, यानी बिल्ली की उस अनुक्रिया के कारण ही उसको भोजन प्राप्त हो रहा था। इस आधार पर इन्होंने अपने इस सिद्धांत के कुछ निष्कर्ष भी इनके द्वारा निकाले गए थे। ये निष्कर्ष जो है इनके सिद्धांत के, ये काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इनके द्वारा किए गए इस प्रयोग के निष्कर्ष। अब है प्रयोग के निष्कर्ष। प्रयोग के निष्कर्ष। इस प्रयोग का पहला निष्कर्ष था, पहला निष्कर्ष जो इनके द्वारा प्रयोग किया गया, उस प्रयोग का पहला निष्कर्ष था कि अधिगम के लिए पहली आवश्यकता होती है उद्देश्य। पहला निष्कर्ष निकाला, अधिगम के लिए सबसे प्रथम आवश्यकता उद्देश्य होता है। प्रथम आवश्यकता उद्देश्य होता है। निष्कर्ष है इसका पहला कि सबसे पहली आवश्यकता सीखने के लिए क्या जरूरी है? उद्देश्य होना चाहिए। बिना उद्देश्य के कोई व्यक्ति सीख नहीं सकता। दूसरा, उद्देश्य के पीछे कोई अभिप्रेरणा होनी चाहिए। दूसरा निष्कर्ष निकाला, उद्देश्य के पीछे कोई
अभिप्रेरणा होनी चाहिए, कोई अभिप्रेरणा होनी चाहिए। तीसरा निष्कर्ष इन्होंने निकाला कि उद्दीपन का होना आवश्यक है, उद्दीपन का होना आवश्यक है, उद्दीपन का होना आवश्यक है। और चौथा निष्कर्ष इन्होंने निकाला कि अनुक्रिया का होना आवश्यक है, अनुक्रिया का होना आवश्यक है, अनुक्रिया का होना आवश्यक है। और पांचवा जो निष्कर्ष है वो इन्होंने ये निकाला कि जो अनुक्रिया सीखने में सहायक होती है उसको व्यक्ति अपनाता है। जो अनुक्रिया सीखने में सहायक होती है, सीखने में सहायक होती है, उसे वह अपनाता है। और जो अनुक्रिया सीखने में सहायक नहीं होती है उसको वो छोड़ देता है। तो ये इनके द्वारा निकाले गए 4-5 निष्कर्ष अपने सिद्धांत के इनके द्वारा निकाले गए।